26/11 26/11 इस दिन को भारत आतंक याद करता है फिर से। 26/11 मुंबई अटैक। लेकिन 26 नवंबर 2024 बांग्लादेश भी अब अपने बढ़ते हुए आतंक को याद करेगा। यह दिन दोपहर के 12 बजे चित्तगोंग के 6th मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज काजी एक बेल एप्लीकेशन डिनाई करते हैं। बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी बाय फॉर्मर इस्कॉन बांग्लादेश लीडर चिन्मय कृष्णदास। अब ये बेल की जब हियरिंग हो रही थी और जब बेल एप्लीकेशन डिनाई हुई तो चिन्मय के जो सपोर्टर्स थे, मिस्टर दास के जो सपोर्टर्स थे, वो बहुत बुरी तरीके से पुलिस के साथ क्लैश करते हैं, रास्ता रोकते हैं। 2-1.5 घंटे तक तो पुलिस भी उन्हें हटा नहीं पाती है। जिस वैन में चिन्मय दास को ले जाना था वापस जेल, उसे पंचर कर दिया जाता है। पुलिस उसके बाद बल का प्रयोग करती है, फायरिंग करती है, ग्रेनेड छोड़ती है, बैटन चार्ज करती है, अफरा तफरी मचती है। 3 बजे तक पुलिस फिर किसी तरीके से उस एरिया को क्लियर करती है। चिन्मय को फिर जेल ले जाया जाता है एक पुलिस पिकअप ट्रक में। चिन्मय बाय द वे खुद अपने फॉलोअर्स को बोल रहे थे कि देखिए यहां काम रखिए, शांति रखिए। प्रिजन वैन के अंदर से अपील कर रहे थे अपने समर्थकों को। लेकिन जब समर्थकों को वहां से भगाने की कोशिश की, जब उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी उल्टा स्टोन पेल्टिंग किया, मोटरसाइकिल कार्स को आग के हवाले कर दिया। जहां लॉयर चेंबर्स थे उसके सामने भी काफी तोड़म तोड़ हुआ। इसी राइटस सिचुएशन में सैफुल इस्लाम एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी जान से मार दिया गया। उसको घेर के उसको मार डाला गया। 4 महीने हो गए उस स्टूडेंट रेवोल्यूशन को, जिसने शेख हसीना सरकार को 15 साल के बाद बांग्लादेश से बाहर खदेड़ दिया। शेख हसीना खुद इंडिया भाग आए और यहां शरण लिया। लेकिन अब 4 महीने बाद सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था, ये सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश जो हुआ था, वो कितना पीसफुल, कितना प्रोग्रेसिव, कितना स्टेबल, कितना सेक्युलर बांग्लादेश बनाने में सफल रहेगा। क्योंकि हिंदूज की बात करें या दूसरे माइनॉरिटीज की बात करें, उन पर अटैक जरूर हो रहा है। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर उन अटैक्स को लेकर पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन चिन्मय कृष्णदास के अरेस्ट को और उधर सैफुल इस्लाम के हत्या को अब एक टेस्ट केस बन गया है इस ट्रांजिशन गवर्नमेंट की कि क्या वो अपने रेडिकल एलिमेंट्स को हैंडल कर पाएगा। क्यों माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन हो रहा है इस तरीके से, क्यों ऐसा विछंट हो रहा है कोर्ट में। देखिए बात साफ है, या तो बांग्लादेश एक सेक्युलर स्टेट बनेगा या तो वहां इस्लामिक पार्टीज हैं वो फिर से अपना दबदबा बनाएगी, और ये इसके साफ संकेत अब हमें मिल रहे हैं। तो क्या रेवोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा या रेवोल्यूशन राइट रहेगा, ये देखने वाली बात है। अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं। 4 महीने हो चुके हैं तो यूनिस सरकार ने, ये जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट ने, इसने किया क्या है। ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में दिन ब दिन बढ़ क्यों रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है या जेन्युइन अनहैप्पीनेस है लोगों के अंदर। क्या एक कंफ्यूजन है कि बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। उधर इंडिया क्या करे। एक तरफ से हम स्टफ एक्शन ले सकते हैं, ब्लॉकेड कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके के एक्शंस ओपन हैं। लेकिन अगर हम ये करें तो बांग्लादेश क्या फिर से चाइना के गोदी पर जाकर बैठ जाएगा। और वैसे में भी इंडिया को लेकर इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट है बांग्लादेश में, तो उसे कैसे सुलझाया जाए जहां हिंदू जो वहां हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी भी सुरक्षा रहे और हमारे भी जो ताल्लुक है बांग्लादेश के साथ वो इंप्रूव करे। ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के डिटेल्ड एपिसोड में। 25 अक्टूबर को चिन्मय दास के ऊपर एक सेडिशन केस फाइल हुआ। एलिजिडली, और मैं एलिजिडली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग बांग्लादेश नेशनल फ्लैग। उन पर एलिगेशन यह है कि वो एक सैफरॉन फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं जो कि बांग्लादेश के फ्लैग के ऊपर था। यह हॉइस्टिंग होती है बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच के एक मीटिंग में जो चित्तोग्राम में हो रहा था। अब ये मान लीजिए फ्रिवलस है या नहीं, ये बात समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि केस किसने फाइल किया। केस एक लोकल बीएनपी लीडर ने फाइल किया जिसका नाम है फिरोज खान, जिसे पार्टी में, अपने ही पार्टी से बाद में एक्सपेल भी कर दिया गया। चिन्मय दास स्पोक्सपर्सन है बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के। यहां भी एक पॉलिटिक्स चल रहा था कि उनको कुछ ही महीने पहले, जुलाई के महीने में, ऑन चार्जेस ऑफ डिसिप्लिन, एंटी इस्कॉन एक्टिविटीज, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से तब बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन वो काफी पॉपुलर लीडर हैं बांग्लादेश में, तो इस फ्रिवलस ग्राउंड पर जब यह केस दर्ज हुआ तो उनकी पॉपुलैरिटी अब बांग्लादेश में और भी बढ़ गई है और इसको लेकर भारत सरकार भी चिंतित है।
लेकिन एक ही दिन बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी, ये मारकाट हो रहा था, सुनवाई हो रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने आप को और भी कोने में डाल दिया और उस डिमांड के साथ भी अग्री करते हुए सरकार नजर आई कि भैया इस्कॉन को अब बैन कर देना चाहिए। एक लॉयर कोर्ट में आते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल को कोट करते हैं। याद रखिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल, कोई फैक्ट्स नहीं। जो आर्टिकल कहता था कि इस्कॉन एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए कोर्ट से दरखास्त है कि इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पर इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन कर दिया जाए। स्टूडेंट लीडर्स भी इसके पक्ष में थे। हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम ने डिमांड किया कोर्ट से कि इमीडिएट बैन हो जाए ऑन इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन के वजह से देश में अराजकता फैल रही है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट है। अब जब कोर्ट में ये सारी दलीलें दी गई, तब अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुल जमा ने कहा कि देखिए, बात में आपके दम हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको बैन नहीं करेंगे इस्कॉन को, हम देखते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि खारिज नहीं कर दिया गया यह एब्सोल्यूट रिडिकुलस डिमांड कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दो बेस्ड ऑन वन न्यूज़पेपर रिपोर्ट। लेकिन यहां है लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश की। अब इस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुक जो पहले से ही काफी प्रॉब्लमैटिक थे, जब से शेख हसीना को वहां से बाहर निकाला गया, खदेड़ा गया, वो और भी खराब हो चुके हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चिन्मय दास के अरेस्ट को कहा कि भैया ये तो मैटर ऑफ डीप कंसर्न है, एंड ऑब्वियसली बात सिर्फ उनकी नहीं है, बात है कि जो दूसरे हिंदूज है, माइनॉरिटीज है, उन पर कांस्टेंट अटैक आ रहा है। एमईए ने स्टेटमेंट जारी करके साफ साफ बोला कि हमने ये नोटिस किया है कि ये जो अरेस्ट हुआ है, डिनायल ऑफ बेल हुआ है चिन्मय कृष्णदास का, जो कि स्पोक्सपर्सन है बांग्लादेश सनातन जागरण मंच का, ये काफी जो अटैक्स हुए हैं हिंदूज के खिलाफ उसको फॉलो करता है। ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, इसीलिए बांग्लादेशी अथॉरिटी से हम कहेंगे कि हिंदू भाइयों का, माइनॉरिटीज का वहां ख्याल रखा जाए। फ्रीडम जो उनको मिली है ऑफ पीसफुल असेंबली एक्सप्रेशन, अगर उनको कोई मांग है तो वो अपनी मांगे साफ सामने रख सकते हैं। उधर वेस्ट बंगाल के स्टेट ऑपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी ने सीधे धमकी दे दी, कहा कि भैया हम तो ब्लॉकेड इनिशिएट कर देंगे बांग्लादेश के खिलाफ अगर इन्हें रिलीज नहीं किया गया, अगर दास को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन देखिए ताल्लुक कितने खराब हो चुके हैं। कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश सरकार ने भी फटकार लगाई और बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने से हमारी सरकार को रोका। बांग्लादेश मिनिस्ट्री ने अपना एक स्टेटमेंट इशू करके कहा कि ये अनफाउंडेड स्टेटमेंट्स हैं, ये मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देश के बीच में जहां एक समय इतने अच्छे रिलेशंस थे, जहां उनकी स्थापना में इंडिया ने इतनी बड़ी रोल प्ले किया, अब यह हालत हो चुकी है कि एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर बात नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है। चिन्मय दास चित्तगोंग के पुंडरीक धाम के हेड हैं। ढाका ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच में वो इस्कॉन के चित्तगोंग डिवीजन सेक्रेटरी भी रह चुके थे। चिन्मय दास को 3 महीने पहले कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इस्कॉन के ऑफिशियल पोजीशन से बर्खास्त कर दिया गया था, मगर साफ बात है कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने के बाद भी वो काफी प्रोमिनेंट है। अब अगस्त के महीने में जब शेख हसीना को देश से बाहर निकाल दिया, तब कुछ हिंदू संगठन मिलकर सनातन जागरण मंच बनाते हैं, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करेगी। चिन्मय दास इस संस्था के स्पोक्सपर्सन बने, अलग अलग स्थानों पे जाकर लोगों को पब्लिक एड्रेस करना शुरू किया। इसी सिलसिले में अक्टूबर 25 को स्पीच के दौरान न्यू मार्केट इंटरसेक्शन के आजादी चौक पर बांग्लादेशी नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। यह फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट मानी जा सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन, इतना बड़ा कोर्ट केस, इतना बड़ा बेल डिनायल, सीधा इस्कॉन को बैन कर देने की बात, यह चीज जो है भारत सरकार इस कॉन्टेक्स्ट में ले रही है कि एक क्रोनोलॉजी यहां चल रही है। अब इस बीच में इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया भी आग में घासलेट डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल, सैफुल इस्लाम की जो मौत हुई, जो राइटस सिचुएशन हो गया था, दरअसल यह दिखाया गया इंडियन मीडिया में कि वो लॉयर थे चिन्मय दास के और इसीलिए उन्हें लिंच कर दिया गया। बड़े बड़े पब्लिकेशंस, रिपब्लिक, फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे, ऐसे बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने यह बात बिना वेरीफाई करके कहानी छाप भी दी। यह बात ट्विटर पर भी छा गई। यह बात जब बांग्लादेश में पहुंची, तब एक चीज देखा गया कि कैसे एक एजेंडा भी चलाया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। एक मैसिव डिस्ट्रस्ट बन चुका है इंडियंस, हिंदूज और भारत सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में।
तो सवाल यह अब उठता है कि जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन आया था, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, बांग्लादेश की एक नई शुरुआत होने वाली थी, उसका क्या? 5 अगस्त का वो दिन याद करिए, जो मूवमेंट प्राइमरीली लेड बाय स्टूडेंट्स, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे, एक जेन्युइनली ऑर्गेनिक अपराइजिंग था। काफी डिटेल में हमने बांग्लादेश के इस अपराइजिंग को देशभक्त पे कवर किया था और ये बात पर एम्फसाइज हमने हमेशा किया था कि जितने लोगों से हमने बात किया, जितना हमने वहां पूछताछ की और रिसर्च किया, इट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये जो हाई कोर्ट ने री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जॉब कोटा किया था कि 30% जो हम रिजर्वेशन रखेंगे सिविल सर्विस पोस्ट में, वो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखेंगे। बेसिकली शेख हसीना अपने खास लोग को सिविल सर्विस में लगाने की कोशिश कर रही थी और इससे रीइग्नाइट हुआ वो बड़ा सा डिबेट कि ये क्या फेयर है, ये कोटा सिस्टम जहां ये चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कौन है, इतने है भी या नहीं है, ये पॉलिटिकल मूव है या नहीं है। और इसी से शुरू होता है पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट, फिर गवर्नमेंट हिंसा पर उतर आती है, फिर चिल्ड्रन ऑफ रजाकार्स बोला जाता है, फिर छात्र लीग को छोड़ दिया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, 1000 से 2000 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। इसके बाद जो रेवोल्यूशन आता है उस पर लगता है ठीक है, चलो मोहम्मद यूनिस हैं, चलो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, एक नोबेल प्राइज विनर जो बांग्लादेश को स्टीयर करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। लेकिन क्या वो स्टीयरिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी हुई है या नहीं? माइनॉरिटीज और हिंदूज पर अटैक होगा, लिंचिंग्स ले लीजिए, दिन दहाड़े रॉबरी ले लीजिए, और इसी के साथ साथ जो माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, इससे कोई बात मना नहीं कर सकता है। इसका एक रीजन यह भी है कि हसीना सरकार के साथ जो पूरा पुलिसिंग सिस्टम था वो भी चरमरा गया। जब वो बाहर चली गई तो उनके कंट्रोल में जो पुलिसिंग सिस्टम था वो भी बिल्कुल टूट गया। इसके चलते एंटी सोशल एलिमेंट्स को तो इतना बढ़ावा मिला है पिछले 4 महीनों में और उन्होंने लोगों पर टारगेटेड अटैक किया है। सितंबर में ऐसी ही खबर आई थी कि 2 स्टूडेंट्स को लिंच कर दिया गया क्योंकि वो आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स होते थे। तो ये होना, एक स्टूडेंट यूनियन मेंबर होना काफी था आपके लिंचिंग के लिए। सीधा सीधा मॉब जस्टिस चल रहा था और धीरे धीरे ऐसा ही हुआ है कि इस मॉब वायलेंस का कल्चर बढ़ने लगा है बांग्लादेश में। यह नॉर्मलाइज हो गया है और वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया है कहीं तक। 3 अक्टूबर को किशोरगंज में एक पूजा मंडप पे 7 मूर्तियों को वैंडलाइज किया गया। उसी के कुछ दिन पहले पाबना जिला में 9 मूर्तियों को तोड़ा गया था। 11 अक्टूबर को ढाका के टंटी बाजार में एक पूजा मंडप पर मोलोटॉव कॉकटेल से हमला किया गया और उसके बाद एक स्टैबिंग अटैक हुई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दुर्गा पूजा के टाइम पर लग रहा था कि बहुत बड़े लेवल पर वायलेंस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिस सरकार ने भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की तब कोशिश की थी। देश में 30,000 से ज्यादा पूजा मंडप पर 80,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल है कि इन वॉलंटियर्स के बिना, इस सिक्योरिटी के बिना क्या होगा वहां हिंदुओं का। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज को आवाज तो उठानी पड़ रही है कि इंटरिम सरकार उनको बचाने में फेल कर रही है। स्टूडेंट अपराइजिंग में जो आदर्श थे, जो वायदे किए थे, वो जमीन पर नहीं दिख रहे थे। ऐसे अटैक्स चलते रहे तो दुर्गा पूजा के टाइम पर, दूसरे टाइम पर भी हिंदुओं को डर के ही रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। 1 नवंबर को हजारों हिंदुओं ने चिटगांव में एक रैली निकाली देश में हो रहे एंटी हिंदू वायलेंस के खिलाफ। बांग्लादेश के हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस यूनिटी काउंसिल ने उसी टाइम पर यह कहा था कि देश में 4 अगस्त के बाद माइनॉरिटीज पर 2000 से ज्यादा हमले हो चुके। कुछ लोग कहते हैं यह कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने एक 8 पॉइंट डिमांड भी रखा इंटरिम सरकार के पहले के सामने कि भैया देखिए, ये डिमांड्स सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन हो जो एंटी माइनॉरिटी वायलेंस पर स्विफ्ट एक्शन ले। जिस तरीके से इंटरिम सरकार ने एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड दिखाया है, एंटी हसीना प्रोटेस्ट के दौरान हुए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करे, उसी तरीके से माइनॉरिटीज की मांग है कि उनके खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं लिया है। माइनॉरिटीज पर जो अटैक हो रहा है, फंडामेंटलिस्ट जो प्रेशर डाल रहे हैं, उसे रोका नहीं गया है। 15 सितंबर को इंटरिम सरकार ने टेक्स्ट बुक कमिटी एक बनाई। फिर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेशर डाला कि इस 10 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमिटी में तो एक भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, 2 लोग तो एंटी रिलीजन है। तो इंटरिम सरकार ने स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया, बैलेंस नहीं किया, थ्रेट्स के सामने सरेंडर कर दिया, कमिटी को ही डिस्बैंड कर दिया। यह दर्शाता है कि किस तरफ बांग्लादेश जा सकता है, जिस तरफ उसे नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और शॉकिंग न्यूज भी आती है कि कुछ स्टूडेंट लीडर्स जो मूवमेंट के काफी इंपॉर्टेंट हिस्से थे, देखो इंपॉर्टेंट कॉग्स इन द व्हील,
फाइनली पता चलता है कि वो जमात से अफिलिएटेड थे। तो जिससे एक और पॉइंट सामने आता है कि जमात का क्या रोल था एंटी हसीना प्रोटेस्ट में। यह बात सही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अफिलिएशन अगर जमात से निकलता भी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ है उसे ही डिस्क्रेडिट कर दो या वो पूरा जमात फंडेड था या जमात प्लान्ड था। लेकिन डाउट्स लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं, और यह सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं हो रही है। सितंबर में चिटगांव हिल ट्रैक में आदिवासियों पर भी बड़े लेवल पर हमला हुआ है। तो भाई हालत तो सारे माइनॉरिटीज की यहां खराब है। और यूनिस ने जो अश्योरेंस दिया था, सबसे खराब बात हमें देशभक्त पर यह लगती है कि यूनिस ने भारत सरकार को, हिंदुओं को अश्योरेंस दिया था कि किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर को आहत चोट नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो यह जो रेवोल्यूशन है यह बिखर जाएगा। तो जब उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी तो फिर काम क्यों नहीं हुआ है? मैं मानता हूं यूनिस के पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है, पहले 100 दिन निकल चुके हैं, 4 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, स्पाइरलिंग प्राइसेस है, लैक ऑफ इलेक्टोरल रोड मैप है। कब होगा बांग्लादेश में इलेक्शन? 4 महीने बाद, हमें अभी तक नहीं मालूम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोर्ट केस चल रहा है, इस्कॉन बैन कर दो, डेफेमेशन हो रहा है, सेडिशन हो रहा है, क्या यही काम बांग्लादेश के पास बाकी रह गया है कि इस्कॉन के पीछे भागो? इतने सारे जो बाकी काम है वो कब करोगे? टास्क नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके देश का, उसे फिर से ठीक कैसे करोगे? जो हसीना सरकार ने जिसे इतनी बुरी तरीके से तोड़कर अमेंड करके बना दिया था, उसको ठीक कौन करेगा? टास्क नंबर 2, ये जो हंड्रेड्स एंड पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो गायब हुए थे, जिन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था, जिन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें कब ढूंढोगे? टास्क नंबर 3, जो $17 बिलियन कंजर्वेटिव एस्टिमेट से जो बड़े बड़े पूंजीपति बैंक ओनर्स गायब करके ले गए हसीना सरकार के गिरने के बाद, उसे वापस कब लाओगे? टास्क नंबर 4, ये जो इस्लामिस्ट्स हैं, जो पुराने रेजीम में एटलीस्ट सप्रेस्ड होते, आपने उन्हें जो रिलीज कर दिया गया है, जो अपना इंडिपेंडेंस रीअसर्ट कर रहे हैं, उनके साथ बैलेंस कब बनाओगे? उन्हें कंट्रोल कब करोगे? उन्हें मॉडरेट कब करोगे? टास्क नंबर 5, जो इकोनॉमी आपकी हालत बद से बदतर हो रही है, जो ग्लोबल रिटेलर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर्स खींच लिए हैं, आप वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, क्या वो बात आप मेंटेन कर पाओगे? टास्क नंबर 6, शुड द आवामी लीग, जो बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो रन करेगी ऑफिस के लिए नहीं, या नहीं करेगी? छात्र लीग इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, या उनके साथ कोई सुलह होगी? इतने सारे काम हैं आपके पास, आप इस्कॉन के पीछे क्यों पड़े हो भाई? तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ डायरेक्शन तो साफ साफ दिख रहा है। और डायरेक्शन होना क्या चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो रीबिल्ड वर्सेस रिवेंज का मामला है। अब आपके ऊपर है, यूनिस सरकार के ऊपर है कि वो रिवेंज लेना चाहते हैं या रीबिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे लग जाओ। छात्र लीग को आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, समझ में आता है, बहुत गुस्सा है, छात्र लीग ने बहुत गलत काम किए हैं। लेकिन अगर छात्र लीग के आज स्टूडेंट्स अगर एक आवाज उठाए, 2 नारे उठाए, तो फिर उसको आप बोल दोगे कि देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो फिर तो आप शेख हसीना वाला काम खुद ही कर रहे हो ना। तो ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है फिर तो चलता रहेगा। उधर जर्नलिस्ट का भी वही हाल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ऑफिस पर रेड किया, जिस तरीके से आप डेलीज पर अटैक कर रहे हो, चाहे वो डेली स्टार हो, प्रोथोमालो हो, यह साफ दिखाता है कि जर्नलिज्म के ऊपर और जर्नलिस्ट के ऊपर वो प्रेशर तो अभी भी चले जा रहा है। उसके ऊपर बांग्लादेश में आए दिन प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिल रहे हैं। कभी बैटरी रन रिक्शा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी गारमेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी लोकल रेजिडेंट्स भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जा रहे हैं। भाई हो क्या रहा है? 4 महीने बाद आपके रेवोल्यूशन के इतने लोग नाखुश क्यों हैं, कंफ्यूज्ड क्यों हैं? जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। और इसका जवाब यह नहीं हो सकता है कि अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ अ डीपर कंस्पिरेसी है इस मास अपराइजिंग के खिलाफ। भाई हो गया, अब थोड़ा काम कर लो, थोड़ा फोकस कर लो। लेकिन नहीं, हम तो फ्लैग कौन सा ऊपर था उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक टॉक दिया और उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक बहुत अच्छी बात कही कि हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ह्यूमन राइट्स को अप्रोच करना चाहते हो तो आपको सत्य के पास जस्टिस है, लेकिन उसमें हीलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप हील नहीं करोगे ना तो आपकी जो लेगेसी ऑफ वायलेंस है वो बस एक चक्र में चलता रहेगा, घूमता रहेगा। आपको रूट कॉज में जाना है और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात सोचनी है। और अगर ये ब्रॉड बेस्ड नेशनल लेवल डायलॉग नहीं करोगे,
इंक्लूसिव सॉल्यूशंस नहीं निकालोगे तो फिर जो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो आपके हाथ से निकल जाएगी। लॉन्ग स्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उसका पता लगाइए, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है वो पता लगाइए, लेकिन फिर एक रीस्टार्ट जब आप कर रहे हो तो ये नहीं कह सकते हो कि ये पार्टी और वो पार्टी को बनने दो, अपने आप मर जाएगी। अगर कोई पार्टी आउटडेटेड है और लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको तो सोशल कोहीजन बढ़ाना होगा ना, लेकिन यहां तो हम उल्टा देख रहे हैं, माइनॉरिटीज तो अभी डर के रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार और यूनिस सरकार को यह चीज देखनी होगी। अगर नहीं देखोगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको सहायता नहीं मिलेगी। ऑलरेडी देखिए, यूके की बात कर लीजिए, वहां एमपी साफ साफ बोल रहे हैं कि कैसे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज वापस आ रही हैं पावर में। इंडिया की बात कर लीजिए, बांग्लादेश जो भी कह ले, भैया नेबर है, साथ साथ रह के चलना पड़ेगा, बहुत क्लोज है, बहुत प्रॉक्सिमिटी है, बहुत हिस्ट्री है, बहुत अलायंसेज हैं। नहीं तो चाइना के गोदी में जाकर बैठ जाओगे और उससे भी कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। चाइना दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है, उधर उस साइड में आपका म्यांमार भी है, रेफ्यूजी क्राइसिस भी है, उधर ट्रंप भी आ रहा है अमेरिका में, वो और भी आपके ऊपर स्क्रूज कस देगा। तो एक स्टेबल, बैलेंस्ड, सेक्युलर, मल्टीकल्चरल सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की तरफ काम करना होगा, इंस्टीट्यूशंस को रिवैम्प करने की जरूरत है, अथॉरिटेरियनिज्म कम करना है, करप्शन कम करना है, ना कि अथॉरिटेरियनिज्म और बढ़ा देना है। तो इसके लिए तो सबको साथ में काम करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, उस दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, तीसरे को बॉयकॉट कर रहे हो। ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, आपको उसको इंब्रेस करना पड़ेगा। सब साथ में रहेंगे बांग्लादेश में, सबको अपना हक मिलेगा, तभी जाकर साउथ एशिया राइजिंग स्टार, जिसे बांग्लादेश में एक टाइम पे बोला जाता था, वो वापस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आएगी, जहां रूल ऑफ लॉ होगा, गुड गवर्नेंस होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ह्यूमन राइट्स होगा। 2024 में काफी कांड हो चुका है बांग्लादेश में। हम तो यही आशा करेंगे कि भैया, हमने तो रेवोल्यूशन को बहुत सही माना था, बहुत चीयर किया था, एक अथॉरिटेरियन लीडर 15 साल बाद उन्हें निकाल दिया गया था, लेकिन अब जनता को भी साथ में रह के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हाइप, प्रोपेगेंडा, हेट, इसी में फंसे रहोगे तो वही पुराना बांग्लादेश फिर से हाथ लगेगा।